हेलो बच्चों। मैं आप लोगों के साथ पुलिस रेगुलेशन पर चर्चा कर रहा हूं और जिसका एक पार्ट आपको पब्लिकली दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का। आज हमारी चर्चा है चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 20 तक के बीच की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही, वही फिर दोहराऊंगा कि अगर आप वास्तव में यूपी रेगुलेशन को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, प्री और मेंस दोनों के आधार पर, खास तौर से चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 15 तक के बीच का जो प्रोसीजर दिया हुआ है। मैं प्रोसीजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी रेगुलेशन का चैप्टर 10 एफआईआर से लेकर इंक्वेस्ट रिपोर्ट तक की बात जो चैप्टर 14 में आएगी, वो सब इंटरकनेक्ट है। किससे? बीएनएसएस से। और इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा एक बात कि आप मेरा हाउ टू रीड बीएनएसएस का जो वीडियो है पहले से पड़ा हुआ है उसको जरूर देखें। 101% वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा उसके साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो। हालांकि मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप दोनों को कैसे दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ा जाए, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं वैसे ही आपको बताऊं। तो ठीक है, चलिए चले आते हैं हम लोग यूपी रेगुलेशन चैप्टर 10 पर। चैप्टर 10। अब चैप्टर 10 से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, थाने में की गई रिपोर्ट, ये एफआईआर की बात करता है जो पहले 154 में हुआ करती थी और अब आप सब जानते हैं कि 173 बीएनएसएस में एफआईआर की बात आ चुकी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफआईआर का जो प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग ये है कि एक इन्फॉर्मेंट है जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 21G में दिया गया है बीएनएसएस के कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना देता है और उसकी सूचना का सार लिखते हुए या उसकी सूचना को अक्षरशः लिखते हुए या अगर लिखित सूचना है तो उसको एफआईआर के तौर पर लॉन्च करना मैंडेटरी है। और ये बात कही गई है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। आप वीडियो में जाएंगे तो वो आपको मिलेगा। इसके अलावा पोर्टल पे चढ़ाना, जो यूपी पुलिस का पोर्टल है, यानी कि नेट के द्वारा उसको पोर्टल पे चढ़ाने का कार्य भी मैंडेटरी है। ये बात बीएनएसएस में तो आ ही गई है, लेकिन इसके अलावा आपको एक बात जाननी होगी कि ये सर्वप्रथम यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लागू किया गया था। तो खैर, अब हम लोग चले आते हैं एफआईआर में। तो एफआईआर के बारे में सारी जो बातें बीएनएसएस में है, फिर कहूंगा वीडियो देखिए, बहुत आराम से समझ में आएगा। वही बातें हैं, उसमें कुछ विशिष्ट बात नहीं है। एक बात जो आपको जानने वाली है एफआईआर के बारे में कि एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, तो ये भी उसी वीडियो में है कि एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू पुराने एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 145 और नए बीएसए के सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट में आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि केवल प्रति परीक्षा में पूर्वतन लेखबद्ध कथनों को पूछा जा सकेगा, से संबंधित है। एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, अर्थात सारवान साक्ष्य नहीं है। लेकिन पूर्व में जो बात कही गई है, अगर उस बात से कोई मुकरता है तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए सेक्शन 148 बीएसए के तहत प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये तो तमाम जो बहुत सारी बातें एफआईआर से रिलेटेड है वो कर दी गई हैं। लेकिन हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? हमको पैरा 97 से स्टार्ट करना है और जो महत्वपूर्ण है बस वहीं तक रहने का प्रयास हम लोग करेंगे। पैरा 97। पैरा 97 में ये कहता है कि संज्ञेय अपराध की इत्तला, वही 21G में जो संज्ञेय अपराध की बात करते हैं बीएनएसएस में, कि इत्तला भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। सारी बातें होंगी। अब देखिए, इसमें एक बात आ रही है, प्रारंभिक अन्वेषण के द्वारा सही तथ्य सुनिश्चित करना। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट जो आया वो सीआरपीसी 41(1)(b) के तहत, जिसमें 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष से अधिक के कुछ ऐसे मामले जिसमें प्रारंभिक जांच करना आवश्यक है की बात की गई। एकदम से अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉग्निबल केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर है पुलिस को, लेकिन कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच की बात कही गई।
और यही बात सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में भी बोली गई है। ये सब आप लोग जानते हैं, फिर कहूंगा उसी वीडियो में डिटेल्ड में है, बीएनएसएस हाउ टू रीड। लेकिन जो 157 सीआरपीसी था, जो अब आपका 176 हो गया है, उसके एस्पेक्ट पे अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के पहले पुलिस ये जरूर देखेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए या नहीं। अब उसके दो आधार हैं जो आपको आगे मिलेंगे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, इसी पुलिस रेगुलेशन में मिलेगा कि अगर कोई बहुत स्लाइट एक्ट है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, कोई तुच्छ अपराध है, उस मामले में अन्वेषण आवश्यक नहीं होगा। सिविल इशू है तो सिविल मैटर में पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं इन्वेस्टिगेशन करने का। इसलिए प्रारंभिक स्तर पे एक जांच हर पुलिस वाला करता है। मौखिक रूप से दी गई है अगर सूचना संज्ञेय अपराध की, तो ठीक ठीक शब्दों में लिखा जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा, हस्ताक्षर लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप डाक द्वारा एसएसपी को और जो कमिश्नरेट एरिया है कमिश्नर को लेटर देंगे, वो उस पर कार्य करेगा। जब वो उस पर कार्य नहीं करेगा तब आप 156(3) सीआरपीसी और नए अधिनियम का 173 का 4 और 156(3) अब हो गया है आपका 174 का 3 के आधार पर, सॉरी 174 नहीं 175 के 3 के आधार पर आप मैजिस्ट्रेट के सामने परिवाद दाखिल कर सकते हैं, जो 223 में दिया गया है परिवाद। अब इतनी बात बताने की क्या जरूरत है? इतनी बात बताने की जरूरत यह है कि फिर आपसे कहूंगा हाउ टू रीड बीएनएसएस देखिए, आपको ये उससे कनेक्ट करके बहुत इजीली समझ में आएगा। सिंपली मैं फिर से बोल देता हूं कि ये तो पुलिस का काम बता रहा है कि पुलिस के सामने आप जब एफआईआर की सूचना देंगे लिखित या मौखिक, तो पुलिस उसको लिखेगी, नहीं लिखेगी तो क्या होगा? कप्तान के पास जाएगा मामला, आप डाक द्वारा भेजेंगे, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, वो उस पर एक्शन लेगा। अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेगा तो आपके पास कोई विकल्प तो होना चाहिए। तो आपके पास विकल्प पहले सीआरपीसी में 156(3) था, अब आपके पास विकल्प क्या है? 173 क्लॉज 4 प्लस 175 क्लॉज 3 आपके पास विकल्प है कि आप सीधे परिवाद दाखिल कर सकें। परिवाद दाखिल करने का मतलब क्या है? वहां पर आप एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट उसको एज अ कंप्लेन या उसको डायरेक्शन दे सकेगी पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन करो, जो 156(3) में हुआ करता था। अगर कोर्ट उसको एज अ कंप्लेन ट्रीट कर लेगी तो 223 में जो परिवाद की प्रक्रिया है उसी आधार पर चलाया जाएगा। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को एक बार लिख देना चाहिए, जबकि डिटेल में बीएनएसएस में है, तो मैं बस 1 मिनट आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं। आप 173 में एफआईआर किए, एफआईआर लॉज नहीं की गई, तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? 173 क्लॉज 4 में आप आवेदन करेंगे मजिस्ट्रेट को, एप्लीकेशन देंगे, या 175 के क्लॉज 3 में जो पहले 156(3) हुआ करता था में आवेदन करेंगे। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट या तो पुलिस को डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन फॉर एफआईआर मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको ट्रीट कर लेगा 223 कंप्लेन में। इसके भी जो प्रोसीजर है, कॉन्सिक्वेंस है, वो भी उसी वीडियो में दिए गए हैं। खैर, फिर से चले आते हैं हम लोग अपनी जगह पर। अपनी जगह पर हम लोग आ गए, तो ये सारी बात हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गया। एफआईआर लॉन्च होने के बाद हर एफआईआर के लिए एक रजिस्टर और डायरी की रिपोर्टों को में डाला जाएगा, उसको ठीक से रखा जाएगा। जो ही एफआईआर लिख दी जाएगी, जनरल डायरी में उसका संक्षेप रूप में उल्लेख कर दिया जाएगा। और ग्राम अपराध नोटबुक, अपराध रजिस्टर और संपत्ति का रजिस्टर। अब देखिए, ग्राम अपराध जो गांव के स्तर के जो अपराध है उसके बारे में,
या अन्य जो भी सारे जिले में अपराध हो रहे हैं उसके लिए एक रजिस्टर है जो 6 तरह के अपराधों में विभक्त होता है। और संपत्ति का रजिस्टर है, अगर संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो उस रजिस्टर में 24 घंटे के अंदर इन बातों को पूरा लिख दिया जाएगा कि कौन सा अपराध हुआ, कितनी संपत्ति गई, किसको क्या क्षति हुई, ये बात आ गई। 100 बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। 100 में ये कह रहा है कि जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना मिलेगी वो थाने के बाहर जाएगा, तत्काल अन्वेषण की इच्छा है तो अन्वेषण करेगा, ये सब कोई बहुत खास बात नहीं। 101 इज इंपॉर्टेंट। 101 इज इंपॉर्टेंट। डकैती, लूट, पुलिस द्वारा यातना देना, पुलिस अभिरक्षा से बचकर कोई भाग गया, एब्सकॉन्डेड है, काउंटरफिटिंग नोट्स हैं, काउंटरफिटिंग कॉइन्स की बात है, या अगर लोक निधि में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है किसी पब्लिक निधि का, ट्रेजरी का, या कोई चोरी का मामला है, कल्पेबल होमेसाइड या रॉयट्स, इन सब से संबंधित है, या जो कम्युनल दंगे आदि आदि के मामले हैं, या लोकहित के अन्य जो भी मामले हैं उसकी रिपोर्ट, यानी कि 1 से 8 तक के मामलों की रिपोर्ट तत्काल पुलिस अधीक्षक को, जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मंडल निरीक्षक को लाल रंग के लिफाफे में, लाल रंग का लिफाफा, डॉन मूवी में जैसे लाल डायरी थी ना अमिताभ बच्चन के पास, वैसे ही लाल रंग के लिफाफे में डाक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजा जाएगा तत्काल। यानी गंभीर अपराधों के मामले में तत्काल एसएसपी को, डीएम को, एसडीएम को सूचना भेजी जाएगी लाल डायरी में, सॉरी लाल रंग के लिफाफे में। लाल रंग का लिफाफा, लाल रंग खतरे का रंग होता है ना, तो लाल रंग के लिफाफे में या तो डाक द्वारा या व्यक्ति द्वारा, यानी व्यक्ति कौन, वो पुलिस ही होगा, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, किसी को जाओ जी साहब को बता के आओ, वो वाला हिसाब। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पैरा है आपका 103। आप 103 पे आ जाएं। देखिए बीच के पैरास को आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोलूं बस उत्ते पे देखिएगा, अन्य मामले जो होंगे वो सामान्य तौर पे जाएंगे, ठीक है। 103 103 क्या है? 154 173 हो गया है और 155 174 हो गया है। ये हो गया एफआईआर और ये हो गया एनसीआर। तो एफआईआर एनसीआर थाने के भारसाधक अधिकारी पर अपराध चाहे संज्ञेय हो या असंज्ञेय सही रिपोर्ट लिखने का दायित्व होगा। तो सही रिपोर्ट नहीं लिखेगा तो क्या होगा? बीएनएस का कौन सा सेक्शन हो गया है? ये भी आपको बीएनएसएस, हाउ टू रीड बीएनएसएस वाले उसमें मिल जाएगा वीडियो में। तो आपको ये खुद देख ढूंढना है, वहाँ जाइएगा तुरंत पता चल जाएगा। 199 200 कौन सा सेक्शन है, अपने आप पता चल जाएगा। क्या कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को एफआईआर की सूचना या एनसीआर की सूचना जैसे ही मिलेगी फाइल करना पड़ेगा रजिस्टर पे। अगर वो नहीं करता है तो वो अपराध करता है और उसके लिए उसके ऊपर अभियोजन चलाया जा सकता है और 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो भारतीय न्याय संहिता का कौन सा वो सेक्शन है, इसको आप ढूंढिए, नहीं तो वही मेरा वीडियो देखिए, बीएनएसएस, हाउ टू रीड बीएनएसएस। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग 104 पे आ जाएंगे। अब जैसे एक मिनट पहले हम बोल दें, असंज्ञेय मामलों में क्या है? असंज्ञेय मामलों में वही प्रोसीजर है जो 155 सीआरपीसी हुआ करता था, अब वो 174 हो गया है। वो उसका सार लिखेगा डायरी पे, मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। फिर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा उस मामले में, और अगर मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ तो गिरफ्तार करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है। साक्षिक मूल्य उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। एक कॉपी देगा, ये भी आप जानते हैं, एफआईआर की तुरंत कॉपी देगा, एफआईआर की रिपोर्ट तुरंत भेजेगा तत्काल, और किसी भी तरह का अगर बयान लेना है उसको भी करेगा। तो ये भी बहुत ऐसी बात नहीं है जिस पे बहुत आप डिस्कस करें। चैप्टर 11 पे आ गए हम लोग, इन्वेस्टिगेशन। तो लिख के ही बता देते हैं आप लोगों को। इन्वेस्टिगेशन में जैसे पहले था, आप पहले को छोड़ दीजिए, अब नए को ले लीजिए। एक मिनट, थोड़ा इसको बोल्ड कर दिया जाए।
173 में एफआईआर हुआ, और एफआईआर के मामले में इन्वेस्टिगेशन का पावर कहां से जनरेट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 175 में आ जाएंगे क्लॉज 1 में इन्वेस्टिगेशन, और 174 एनसीआर के केस में इसको लिख देते हैं एफआईआर। चलो बताओ भाई, एनसीआर के केस में इन्वेस्टिगेशन का पावर कहां से होता है? बीएनएसएस के सेक्शन 178, यहां से पावर मिलती है इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर था पहले सीआरपीसी में वो 157 था। इसमें जो प्रोसीजर है, दोनों ही मामलों में प्रोसीजर तो वही होगी ना, जाना, ढूंढना, पता करना, लोगों से बयान लेना। तो प्रोसीजर पहले जो 157 हुआ करता था वो अब 176 हो गया है। इन दोनों ही मामलों में प्रोसीजर एक ही होता है, प्रोसीजर हमेशा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर हमेशा एक होता है। तो आ जाते हैं फिर वहीं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे आ गए। तो आइए इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। सिंपली इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाना, उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, तो जैसे ही किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला मिली भैया, थाने का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो विनिश्चय करेगा कि क्या अन्वेषण वांछनीय है, यानी कि जो पहले 157 के अंतर्गत देखता था वो 176 हो गया है। ठीक है, अपने विवेक का प्रयोग करेगा और देखेगा क्या मामला सिविल तो नहीं है। सिविल है तो नहीं करेगा, वहां भी नहीं करेगा जहां पे देखेगा मामला 95 है। 95 अब आपका 33 हो गया बीएनएस का, बीएनएस का क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा, देखते रहिएगा। तो यानी कि बहुत तुच्छ मामला, मैंने अभी बताया ना कि बहुत तुच्छ मामला है। 95 आईपीसी क्या था जो बीएनएस का 33 हो गया? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। अब जब उसको लगेगा कि नहीं सच में मामला है, तब वो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने। ठीक है, किसी विशिष्ट मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश या विशिष्ट क्षेत्र में अपराध अगर हुआ है तो महानिरीक्षक की सहमति के सिवाय अन्य सभी परिस्थितियों में अन्वेषण करेगा। इसमें मैं क्लियर करके समझा रहा हूं। क्या बोल रहा है कि कोई स्पेसिफिक मामले में पुलिस अधीक्षक का आदेश या किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक वर्ग के लिए, किसी क्लास के लिए उप महानिरीक्षक की सहमति के सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई अन्वेषण नहीं किया जाना चाहिए। तो आ जाते हैं ये समझने के लिए कि अन्वेषण कहां होगा। अन्यथा, अन्यथा इसको समझिए कि ये अन्यथा की बात कर रहा है। नगण्य चोरी सेंध लगाने के मामले जिसमें विश्वास करने का कारण नहीं है कि कोई पेशेवर अपराधी है, तो उल्टा कर देते हैं। अगर विश्वास करने का कारण है पेशेवर अपराधी है, तब कोई परमिशन नहीं, सीधे जांच करो। भारतीय दंड संहिता 324 325 मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये हर्ट और ग्रेवियस हर्ट बाई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की बात करता है। तो सॉरी वो 33 34 है, 335 है। ये बता रहा है कि हर्ट और ग्रेवियस हर्ट के मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए है तो बिना एसएसपी से पूछे नहीं करेगा। और कोई गंभीर चोट नहीं है तो नहीं करेगा, अगर शांति भंग नहीं हो रहा है उससे। तो इसी तरह का कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, या कोई चीटिंग या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई बड़ा मामला नहीं है, या ऐसा है कि सिविल टाइप का है, तो वो नहीं करेगा। सिंपली इसको आप ऐसे समझिए, बहुत टेक्निकल ना जाते हुए,
कि गंभीर मामलों में इन्वेस्टिगेशन वो करेगा, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन या क्लास के अगेंस्ट है या स्पेसिफिक एरिया में है, कोई होता है ना, सरकार तय कर देती कि इस एरिया में ऐसे ही नहीं जाना है, दंगा क्षेत्र है या कुछ भी है, तो वहाँ एसएसपी से पूछकर या डीएसपी से पूछकर ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग 106। अच्छा, 105 में वही जो 176 बीएनएसएस के तहत उसको लगता है कि नहीं करना है, तो उसका कारण लिखेगा कि क्यों नहीं करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है, ये तो बात आप बीएनएसएस में पढ़ ही रहे हैं। 106 में अन्वेषण कर रहा है, और जब कर रहा है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। और यदि घटना स्थल या कस्बों में हो रहा है, थाने के निकट हो रहा है, तब अन्वेषण अधिकारी स्थल को पर जाएगा और उस आधार पर सब कुछ तय करेगा। कोई गंभीर मामला है, संगीन मामला है, तो अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी जो भी उपलब्ध ट्रेन आदि होगी, यात्रा गाड़ी, मालगाड़ी होगी, उससे जाएगा। ठीक है, फालतू बातें हैं। आपको ये केवल जानना है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ हुआ, 104, और 104 में पहले वो कंफर्म करेगा करना है या नहीं करना है। 106 में जब करना है तब वो आगे बढ़ रहा है। सीधा सा बात पे आइए। फिर आ जाइए आप 107 अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य। बोल रहा है कि अन्वेषण अधिकारी को अपने को साक्ष्य अभिलिखित करने वाले लिपिक मात्र नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब बहुत गंभीरता से अन्वेषण करना चाहिए, केवल कॉलम भरना नहीं है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। गंभीरता से करना है और सारी बात माइन्यूटली एक एक चीज़ों को उसको लिखना है, साक्ष्य, क्योंकि वो साक्ष्य जुटा रहा है, क्योंकि वह प्रयोग किया जाएगा आगे ट्रायल में, साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। और यदि कोई अपराधी अज्ञात है तो उसके बारे में भी वह देखेगा कि वो कहाँ है, उसको ढूंढेगा, आसपास के लोगों से जानकारी लेगा। उसे हमेशा ये सतर्क रहना होगा कि उसको उसका काम ही है सत्यता का पता लगाना, और किसी भी हाल में अपराध को रोकना और उनको दोष सिद्ध करना, अपराधियों को दोष सिद्ध करना। साथ ही साथ और कोई खास बात इसमें नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं। 108 देख ले। ठीक है, 108 काम की चीज़ है, देख लेते हैं। 172 जो अब 192 हो गया है, यानी कि वो केस डायरी तैयार करेगा। और केस डायरी में जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, स्थान, समय, किससे किससे क्या क्या पूछा, क्या किया, सब कुछ लिखेगा। ठीक है, केस डायरी। और केस डायरी किसका पार्ट होता है? पुलिस डायरी का पार्ट होता है, जो 193 अब हो गया है, पहले 173 हुआ करता था। ठीक, फिर विस्तार से हर बात लिखी होगी, जो मैंने पहले ही कही, केस डायरी में हर चीज पूरे विस्तार से लिखी होगी। और 161 पे जो बयान लिखा है वह भी उसको लिखेगा, लेकिन बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, संक्षेप में भी लिख सकता है 161 का बयान। ठीक है, ये भी हो गया। देखिए, बहुत कुछ लिखा है, सब नहीं आपको जानना है, प्री में भी और मेंस में भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जब आप बीएनएसएस, हाउ टू रीड बीएनएसएस का मेरा वीडियो पढ़ेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें आप अपने आप भर लेंगे। तो ये हो गया। हाँ, 110 में एक बात जानने वाली है कि कार्रवाई का वह प्रक्रम उसी के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा जिस पर अन्वेषक संदिग्ध व्यक्तियों को जब गिरफ्तार करना है तो वो तय करेगा कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, यानी उसका अपना विवेक वो प्रयोग करेगा। वो भी हो गया। उसके बाद 111 तलाशी। तलाशी ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले 47 में स्थान की तलाशी थी बीएनएसएस उसमें, सीआरपीसी में, अब वो हो गई है आई थिंक 44 हो गई है। और हाँ, और बंद स्थान की तलाशी पहले 100 थी, अब 103 हो गई है। हाँ, और जामा तलाशी, बॉडी बॉडी को सर्च करना, पहले 51-52 था, अब वो 49 और 50 हो गया है। ये सब तलाशी है बच्चों, सारी तलाशी है। और इसमें सीजर है सेक्शन 50, जो भी तलाशी में मिल रहा है उसके शरीर से, उसको सीज भी कर लेगा। तो बंद स्थान की तलाशी भी करेगा, अपराध स्थल की तलाशी,
44 जो है उसमें जाके करेगा। 49 जामा तलाशी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर लगता है कि अभियुक्त हो सकता है तो उसके शरीर की तलाशी करेगा, उसका शिनाख्त भी कराएगा। वो भी आप उसमें जोड़ ही लो, वो तो आएगा अभी। पहले सीआरपीसी में 54A था, अब 54 हो गया है बीएनएसएस का। इसको इसी क्रम में पढ़िएगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो खैर तलाशी लेगा और आर्म्स एक्ट के मामले में या एक्साइज के मामले में रात या दिन में कभी भी तलाशी कर सकते हैं। ठीक है। पुलिस जिनसे पूछताछ करेगी, बंद स्थान की तलाशी या 160 में जिनको बुला रहा है, 160 अब हो गया आपका 179। मैं लिख देता हूँ, ये 103 हो गया है, ये 179 हो गया है बीएनएस का। तो जिन लोगों को बुला रही है थाने पे जानकारी के लिए, अपराध से संबंधित जानकारी के लिए, उनको फालतू में तंग नहीं करेगी। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, अपराध संबंधी नक्शा 113 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपराध संबंधी नक्शा होमिसाइड या डकैती के मामले में या गंभीर सेंध के मामले में जहां नक्शा द्वारा घटनास्थल का ब्यौरा तैयार करना है, एक नक्शा तैयार करना है। क्यों? क्योंकि न्यायालय को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसको भेजना है ताकि वो न्यायालय समझ सके कि कहाँ घटना हुई थी। तो नक्शे को बनाएगा, इसको बोलते हैं नक्शा नजरी, मैप। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझिए। नक्शा इतना इंपॉर्टेंट है कि केवल नक्शे के आधार पर भी कई बार दोषसिद्धि की स्थिति बन जाती है। घटना स्थल के कितने नज़दीक घर है या अभियुक्त के निशान पाए गए, लास्ट सीन थ्योरी हुआ, इतना इम्पोर्टेंट है नक्शा। और जो कुछ जब्त करते हैं उसको बोलते हैं रिकवरी रिपोर्ट। सामान्य भाषा में थानों में उसको फर्द सुपुर्दगी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। कोई गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है तो तुरंत उसको चिकित्सालय ले जाएंगे। ठीक है, और उसका बयान भी लेंगे, मृत्युकालीन कथन, दो सम्मानित साक्षियों के बीच में। पहले भारत इंडियन एविडेंस का सेक्शन 32 का क्लॉज 1 था, अब 26 का क्लॉज 1 हो गया है। 26 क्लॉज 1 DD, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, ये भी हो गया। मृत्युकालीन कथन भी ले लेंगे। 117 पे आ जाते हैं अब। 116 में क्या है, शिनाख्त परेड। ये मैंने आपको बताया अभी, इसको भी अलग से लिख ही लेते हैं कि ये शिनाख्त परेड है। ये बीएनएसएस का 54 है, सॉरी 54 है। पहले ये 54A हुआ करता था सीआरपीसी में। शिनाख्त ले लेंगे। ठीक है, शिनाख्त हमेशा पहले पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। 117 पे आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर एक भी केस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। केस पे डिस्कस ना करने के पीछे का कारण है, जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो ऑलरेडी बीएनएसएस की क्लास में पढ़ाए जाते हैं। कुछ एक अरेस्ट से रिलेटेड या फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए मामले भी बीएनएसएस में पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोसीजरल रेस्पेक्ट में जो केसेस इसमें आ रहे हैं, वो प्रोसीजरल रिस्पेक्ट पुलिस के, पुलिस पर्टिकुलर पुलिस के लिए जो जजमेंट आए हुए हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मोटा मोटी हर चीज़ आप जानते हैं। और अगर आप बीएनएसएस को ठीक से पढ़ते हैं, पहले की सीआरपीसी जिसको कहते हैं, तो वही सारे केस आपको मिलेंगे इसमें भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की से या चोरी की गई जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं जिसको किसी व्यक्तियों ने लिया है, उसी प्रकार की वस्तुओं से मिलाना, वस्तुओं का मिलान करना है कि हाँ ये चोरी हुई है नहीं हुई है, और उसको भी पूरा डिटेल में लिखेंगे, सारी बात रखेंगे। इसलिए क्योंकि वो भी कल के दिन क्या है, एविडेंस के तौर पे कोर्ट में हाजिर की जाएगी कि साहब ये, उसको क्या बोलते हैं, उसको रियल एविडेंस बोलते हैं। सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोविजो सेकंड और बीएसए का सेक्शन 55 का प्रोविजो सेकंड रियल एविडेंस की बात करता है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से भिन्न अन्य भौतिक कोई भी साक्ष्य को क्या बोलते हैं, रियल एविडेंस या फिजिकल एविडेंस भी कहा जाता है। जैसे वेपन, जैसे चोरी का सामान, जैसे ब्लड स्टैंड क्लॉथ। ठीक है, 118 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
119 119 आप सब जानते हैं कि अब ये 183 हो गया है, सीआरपीसी 164 अब 183 हो गया है। तो अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति कन्फेस करना चाहता है, अभियुक्त कन्फेस करना चाहता है, या कोई विक्टिम है वो कुछ कहना या बताना चाहता है या चाहती है, तो स्टेटमेंट एंड कन्फेशन, इसीलिए दोनों शब्द आता है। कन्फेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अभियुक्त हो गया और स्टेटमेंट अन्य किसी का भी। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है ना, ये भी काम पुलिस का ही है। इसीलिए देखिए वहां पर 164 सीआरपीसी और 183 बीएनएसएस में लिखा है ना कि जांच एवं विचारण के पूर्व, अन्वेषण के दौरान, और इसीलिए लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हो, ये जरूरी नहीं उस मामले को देखना, क्योंकि मजिस्ट्रेट का अभी तो कॉग्निजेंस ही नहीं लिया है, उसका तो केवल एक काम है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, कन्फेशन रिकॉर्ड करना, ठीक है। और कन्फेशन रिकॉर्ड करने में जब त्रुटि होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है बहुत डिटेल में, देखिएगा जरूर। तो बयान लिया जाएगा ताकि एक साक्ष्य के तौर पर उसको प्रयोग किया जा सके, ठीक। और सही समय पर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, उच्चतम मजिस्ट्रेट के सामने, और वो उसका बयान लेगा। ये कोई बहुत खास बात नहीं है, आपको जानना केवल ये है कि 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस का बयान पुलिस रेगुलेशन में कहाँ पे है, 119 में है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, 121, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई। सीआरपीसी 167 जो अब 187 हो गया है 187 बीएनएसएस। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बार बार बोलना पड़ रहा है, मैंने इसीलिए पहले उस वीडियो को बनाया है, आप उसको देखिए। आपको रिमांड के बारे में इतनी जानकारियां मिलेंगी उसमें कि आपका रिमांड हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगा टॉपिक। तो खैर यहाँ पर आपको केवल ये जानना है कि रिमांड कहाँ है पुलिस रेगुलेशन में, कहाँ है, 121 में है, ठीक है। रिमांड हो गया, फिर 122 में कह रहे हैं जितना जल्दी संभव हो अन्वेषण को पूरा कर लिया जाएगा, और बयान से लेकर सब कुछ करते हुए जब 171 सीआरपीसी जब प्रॉपर एविडेंस मिल जा रहा है, उसके बाद पुलिस डायरी वारी बनेगी, सब कुछ होने के बाद 172 में जो अब 192 हो गया है, और 173 अब 193 हो गया है, तो हम सीधे 193 लिख दे रहे हैं। चार्जशीट तैयार करके पुलिस अधीक्षक साहब को भेज देंगे, ठीक है। और चार्जशीट का प्रारूप याद कर लीजिए, 339 है, ठीक। और अगर फाइनल रिपोर्ट है तो 340 उसका है। दोनों में क्या अंतर है चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट में, ये भी उसी वीडियो में है, हाउ टू रीड बीएनएसएस, देख लीजिएगा। और इतना इंटरेस्टिंग है वो, इतना इंटरेस्टिंग है कि एक बार पूरा वीडियो माइन्यूटली देखने से आपका ये 173 से 196 तक एकदम बेहतरीन डीपली तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको कहाँ जाना है ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि संज्ञेय या असंज्ञेय किसी भी अपराध में परिवादी को, यानी कि जो कंप्लेन का केस अगर बन रहा है असंज्ञेय के, और संज्ञेय में तो खैर पुलिस ही करती है, तो सीआरपीसी 190 ए जो अब 210 ए हो गया है में संज्ञान लिया गया है, तो 202 यानी जो अब आपका हो गया है 225, इसको इधर लिख लेते हैं 225। कहने का इनका मतलब ये है कि दोनों ही मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस कह सकेगी, क्योंकि पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस 225 में कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, पोस्टपोन कर रही है इशू प्रोसेस। 227 का समन या वारंट केस में समन या वारंट इशू नहीं कर रही है मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो
पुलिस को बोला गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसकी बात ये कह रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी प्रोसेस होगा इन्वेस्टिगेशन का उसको फॉलो करेगा और उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट के सामने उसको रख देगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। 125 तो रिपील हो गया है मेरे हिसाब से, एक मिनट, 125 रिपील तो नहीं दिख रहा है, क्या है जरा देखें। सभी में किसी भारतीय ब्रिटिश सैनिक द्वारा हमारे हाथ के अभी ऐसी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन जान जाते हैं। किसी भारतीय के किसी ब्रिटिश सैनिक द्वारा मारे या आहत किए जाने के संदेह में स्वयं इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक करेगा। अब ब्रिटिश सैनिक आ कहाँ रहे हैं, तो चले गए सब लूट लाट के। अब क्या यहाँ बचा ही क्या है, यहाँ हिंदू मुसलमान है, वो लोग करते नहीं, काम का है नहीं यहाँ पर। 126 क्या है? हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। हालांकि ये क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। कोई भी आईओ जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके काम का स्टैटिकल एग्जामिनेशन होगा, चेक होगा कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उससे बेईमानी को प्रोत्साहन मिल रहा है। 127 127 और 128 आप लोगों के बुक में दिखाई नहीं देता, बेयर में दिखाई नहीं देता, लेकिन चूंकि ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है इसलिए इसको भी जानना ठीक है। 127 में जैसे कि आप लोग पहले पढ़े भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो एविडेंस एक्ट के 123 एंड 124 में जो हम लोग पढ़ते हैं, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उनको शो नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो कभी कभी पुलिस उसकी मांग करती है। तो क्या होगा? होगा ये कि इन्वेस्टिगेशन जब कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो वो लिखित आदेश पर डाक विभाग का अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, किया जा सकेगा, लेकिन यदि वो मामला एविडेंस एक्ट के 123 एंड 124, ये हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की मैं बात कर रहा हूँ, और नए वाले का ये हो गया होगा आपका बच्चों, इसमें 5 जोड़ लीजिए तो 128 एंड 129 हो जाएगा। यस, 128 एंड 129 एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा बीएस से। वो अगर मामला रहेगा तब पोस्ट मास्टर को बिना किसी विलंब के पोस्ट मास्टर जनरल के आदेशों पर ही यह निर्णय लेना होगा। देखिए दिया है ना 124, अब जो आपका 129 हो गया आई थिंक, देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन में वो भी मांग की जा सकती है, लेकिन प्रोसीजर वही है कि मांग जरूर कर सकते हैं। और कौन मांग कर सकता है? देखिए, डीएम, सीजेएम, सेशन जज, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट डाक तार प्राधिकारी से कोई भी दस्तावेज मंगा सकता है, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति मंगा नहीं सकता। वो केवल पोस्ट मास्टर जनरल के आदेशों के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 128 भी देख लेना चाहिए, और मैं इसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं कि यदि मालगाड़ियों से कोई वस्तुओं की चोरी हो रही है तब सरकारी रेलवे पुलिस का अधीक्षक संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा। सीधी सी बात है, जो भी मालगाड़ी का या ट्रेन सवारी गाड़ी भी अगर हम रख लें, मालगाड़ी अगर हम ना देखकर सवारी भी ले लें, तो रेलवे सुपरिटेंडेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को बताएगा। अब हम लोग आ जाएंगे चैप्टर 12 पर। कहाँ गया भाई? 1 कितने से है? हाँ 129 कहाँ गया? ये रहा चैप्टर 12 129। सीआरपीसी की धारा 40 के अधीन किसी गांव के चौकीदार से उसके गांव के निकट कोई अचानक, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए, सॉरी पहले ये जान लीजिए कि जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी में 174 एंड 176 था, लेकिन अब आपका बीएनएसएस में 194 एंड 196 हो गया है इंक्वेस्ट रिपोर्ट से संबंधित मामले। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब जो आकस्मिक मृत्यु होती है, अप्राकृतिक मृत्यु होती है,
या ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के साथ कोई अपराध किया गया होगा, या किसी महिला की दहेज के स्थिति में दहेज की मांग के परिणाम स्वरूप या आत्महत्या का कोई मामला है, ऐसे मामलों में इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, पंचनामा तैयार किया जाता है। वो इसी से संबंधित मामला है। आइए, तो गांव का चौकीदार, अब ये चेंज हो गया है, सीआरपीसी का 40 हो गया होगा आपका 34 बीएनएसएस। गांव में अगर कोई अप्राकृतिक मृत्यु होती है, अचानक मृत्यु होती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तब संबंधित थाने में, जो उसके नज़दीक का थाना होता है, उसको रिपोर्ट देगा। और रिपोर्ट देने पर थाना 194 बीएनएसएस के अधीन उसका अन्वेषण करेगा, यानी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में एक बात और जानने की ज़रूरत है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पूरा उसी तरह होता है मानो कि एफआईआर लॉन्च की गई हो। ठीक है, तो अगर किसी मामले में एफआईआर लॉन्च ना होकर डायरेक्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है तो प्रोसीजर सारे वही फॉलो किए जाते हैं, और यदि कोई अपराध निकलता है तो चार्जशीट भी फाइल होती है। तो यही बात है, वही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी ये 194 हो गया है, बार बार बोलना पड़ रहा है। अब आप आ जाएं, वो पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी का है, बीएनएसएस का है, उसको देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, पुलिस अधीक्षक, ये सभी लोग इसके अधीन जांच के लिए सशक्त हैं। सीआरपीसी 1, इसको 194 कर लो बीएनएसएस। जहाँ तक होगा, शरीर का परीक्षण बहुत जल्दी ही बिना छुए और हटाए जाने के पूर्व ही किया जाएगा। अन्वेषण प्रारंभ कर दिया जाएगा। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रारूप संख्या 211 में होनी चाहिए, ये याद करने वाली बात है। संदेह अगर नहीं है कि मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई है तो जांच एक दिन में समाप्त हो जाएगी, अन्यथा जांच पूरे डिटेल के साथ तैयार होगी और केस डायरी का वो पार्ट होगी। ठीक है, इसको सामान्य तौर पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पंचनामा या पंचायतनामा भी कहते हैं। जब संज्ञेय अपराध से कोई मृत्यु होने की बात होती है तो तुरंत ही क्या करेंगे, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। तो पोस्टमार्टम से रिलेटेड पैरा कौन सा है, 134। ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। पोस्टमार्टम के संबंध में कुछ नियम हैं, उन नियमों का भी पालन किया जाना आवश्यक है। वो अभी हम लोग नीचे आएंगे। और जो भी अशनाख्त शव, यानी कि जिस शवों की आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, पता नहीं चल रहा है कि वो किसकी है, उसका उंगली चिन्ह लेंगे या उसके शरीर से जो भी चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करेंगे, और जो भी उसके साथ अपराध हुआ है उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, और उंगली चिन्ह को जरूर लेंगे। अब ये सब फालतू बात है कि साधारणतः शव की उंगली चिन्ह लेना कठिन है, झुर्री युक्त है, नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, ये सबको नहीं जानना है आपको। अब अगर किसी शव पर कोई व्यक्ति दावा नहीं करता कि ये फलाने का शव है, या किसी शव को पहचाना ही नहीं जा सकता, तब क्या होगा, तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेगा पता लगाने के लिए कि वो कौन है। ठीक है, और मृतक के संबंधी मित्रों आदि का पता लगाएगा। और गांव क्षेत्र में ढोल बजाकर बताएगा कि फलाना पाया गया है, या प्रेस के माध्यम से बताएगा। पेपर में देखा होगा आप लोगों ने, निकलता है कि इस कद काठी का, इस रंग का और इस तरह के कपड़े पहना हुआ व्यक्ति मृत पाया गया है, ये किया जाता है। और फिर जिस भी धर्म का अनुयायी प्रतीत होता है उस धर्म के अनुसार या रूढ़ियों के अनुसार उसका क्रियाकर्म कर दिया जाएगा। अब वही बात, सम्यक प्रचार के बाद भी सौ नहीं पता चल रहा, दावा नहीं हुआ, तो उसको चीड़ फाड़ के लिए भेज देंगे, ये हो गया। आप आ जाइए 136 में, जो महत्वपूर्ण बात है कि पोस्टमार्टम के मामले में और इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के मामले में किन किन विषयों का ध्यान रखा जाएगा। आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मृत शरीर या आहत व्यक्तियों की परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारी की सहायता लेगा। विष देने के मामले में किस प्रकार का विष था, कैसे दिया गया, खाने में दिया गया, पीने में दिया गया, किस विष का क्या प्रभाव होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट की सारी जानकारियाँ ली जाएंगी। हाँ, अब ये सब पढ़ने, उल्टी दस्त हुए नहीं हुए सब आपको नहीं पढ़ना है।
फिर उस व्यक्ति का नाम, सेक्स, एज, कब अंतिम बार भोजन किया, क्या क्या दिक्कतें हुई, ये सब लिखा जाएगा। और अगर फांसी लगा के या गला घोटने का मामला है तो शरीर पर क्या काटा है, वो कटा हुआ है, क्या 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 चीज़ें पाई गई हैं, उसकी आँखों में नीलापन है, होंठ लाल हैं मतलब नीले हैं, आँख बाहर आ गई है, या गले पर या मुंह पर कहीं कोई निशान लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक। फिर तालाब कुएं में कोई मृत पाया जाता है तो उसके चारों किनारों में रक्त के चिन्ह आदि देखे जाएंगे। शव को हटाया जाएगा और सर और गर्दन में पाए जाने वाली बाहरी चोटों को देखेंगे। त्वचा चिकनी है या खुरदरी है। अब त्वचा चिकनी है, खुरदरी है का मतलब है कितना पहले वो मरा है, इससे पता चलता है। ठीक है, जब आप लोग कभी मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो वो बहुत मज़ेदार होता है। एक ऐसे तो बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की एक सबसे बेहतरीन और सबसे पुरानी किताब भारत की मोदी की है। पढ़िएगा तो आपके एकदम ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि मेडिकल साइंस कितना आगे था और अब उससे और कितना आगे चला गया है। आश्चर्यजनक लगेगा आपको कि मतलब एक सड़े गले शव को भी देखकर आप जान सकते हैं, मेल फीमेल तो पता चल जाएगा, एज पता चल जाएगा, डेथ का रीजन पता चल जाएगा। कई मामलों में, सड़े हुए शवों के मामले में रिलीजन तक पता चल जाता है। बहुत आगे मेडिकल साइंस। हत्या के मामले में भी ये सारी चीज़ें, क्या हथियार पाया गया, किस तरह की चोटें लगी, गन पाउडर कितना दूर है, कितना नज़दीक है, किस तरह का बस्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। प्रकल्पित हत्या है, मतलब लग रहा है कि हत्या है या नहीं है, इन सब मामलों में भी शव गाड़ा गया है तो शव को निकलवा के तलाश करना और उसकी खोपड़ी की तलाश करना, ऐसे वैसे चीज़ें होती हैं। कपड़ों में कोई अगर खून का धब्बा पाया गया है या कोई भी सीरम पाया गया है, कुछ भी, उसको करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझ सकते हैं अपने आप। सभी शव जिला मुख्यालय पे भेजे जाएंगे जिनका परीक्षण होगा। सरकारी रेलवे पुलिस जिले मुख्यालय में परीक्षण के लिए शव को भेजेगी अगर ट्रेन आदि में हुआ है किसी की मृत्यु तो। और जब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा तो क्या होगा, ये बताता है प्रक्रिया 129 में। शरीर को की खोल के भीतर उसी अवस्था में लिटाया जाएगा जिसमें पाई गई थी। सड़न को रोकने के लिए पदार्थ कोई नहीं लगाया जाएगा, मतलब कोई उस पर लेप भी नहीं लगाएंगे, हूबहू चीज़ें पता चले। उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल और चौकीदार भी होगा। थाना चिकित्सा अधिकारी से 20 मील मील के अगर अंतर पर है तो चौकीदार या कांस्टेबल में से एक को थाने से मुक्त कर दिया जाएगा कि हाँ तुम वहीं रहना भैया। सब आपके बहुत काम की चीज़ नहीं है। जिसको मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ वो इम्पोर्टेंट है, और आप अगर अब तक का जितना मैंने बताया है देखिएगा तो आपको हर जिसको मैंने इम्पोर्टेंट बोला है वो हर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। हाँ, तो चिकित्सा अधिकारी क्या करेगा, स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण लिखेगा। ठीक है। सिविल सर्जन कोई वस्तु या पदार्थ परीक्षण के लिए भेजा जाए, लोक अभियोजक को सीधे पत्र व्यवहार करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो खाली पुलिस के पास नहीं जाएगी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक कवर लिफाफे में, इनवलप में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजी जाएगी। और जो कुछ भी भेजी जाएगी वो तो, ये तो भेजेगा सिविल सर्जन। जो आईओ है वो भी पीपी को सारी चीज़ें भेजेगा, जो भी वस्तुएं अपराध से संबंधित पाई गई हैं बीजक के साथ भेजेगा। इसको बीजक ही याद करो, इनवॉइस मत याद करो, इसको बीजक ही बोलो। क्योंकि जो कोर्ट मुहर्रिर होता है वो जो कोर्ट में लेके आता है सामान वामान, आईओ जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त किया होता है, वो बीजक ही बोला जाता है उसको वहाँ पर। और मोहरबंद लिफाफा भी होता है, सामान उसमें होता है, सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। आटे की लोई लेई से चिपकाया जाएगा, गोद से नहीं। ये भी अजीब लग रहा होगा, गोद से फटने का डर है, आटे की लोई बहुत आराम से निकल जाएगी। हाँ, ये चिकित्सा अधिकारी 3 प्रतियों में चोटों या मृत्यु उपरांत परीक्षा रिपोर्ट को तैयार करेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
कितनी प्रति में तैयार करेगा? 3 प्रतियों में तैयार करेगा। ठीक है, एक पुलिस अधीक्षक साहब को भेजी जाएगी, दूसरी प्रति जो साथ में कांस्टेबल या सिपाही आया है उसको दी जाएगी, और तीसरी अपने कार्यालय में रखेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने कॉपीज में बनेगी? 3 कॉपी में बनेगी। एक ये बात भी है, अगर कोई जीवित व्यक्ति है तो बिना उससे पूछे उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया जाएगा। वही आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वाला मामला है, लेकिन खैर उस पर डिटेल नहीं जाएंगे, वो बीएनएसएस वाला जो मेरा वीडियो है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। महिला से संबंधित मामला है तो महिला पुलिस चिकित्सक के द्वारा, किसी महिला पुलिस चिकित्सक मतलब चिकित्सक के द्वारा, और हाँ इसमें और कुछ नहीं है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 13, अरेस्ट। अरेस्ट अब आ गया है आपका सेक्शन 35 में, बीएनएसएस का सेक्शन 35 बीएनएसएस पैरा 147 इज इंपॉर्टेंट। सीआरपीसी की जगह अब आप लिख लीजिए सेक्शन 35 लिख लीजिए। गिरफ्तारी के वो सारे आधार जिस आधार पर संज्ञेय अपराध के मामले में विश्वसनीय सूचना मिली है, और सीआरपीसी के अन्वेषण वाला जो पार्ट है उसके हिसाब से, यानी कि एफआईआर वाले चैप्टर से जोड़ते हुए इन सारी चीज़ों को करना है। गिरफ्तार व्यक्ति को जो जो राइट्स मिले हुए हैं वो सारे राइट्स उसको प्रोवाइड करने होंगे, जो पहले सीआरपीसी में सेक्शन 41 ए बी सी डी था, अब वो सब इकट्ठे आ गया है आपका 35, 36, 37 में, उस आधार पर। तो इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल नहीं करना है क्योंकि आप बीएनएसएस पढ़ रहे हैं। गिरफ्तारी किन किन आधारों पे की जाएगी, कैसे की जाएगी ये बताया गया है। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट हाउ मेड सेक्शन 43 बीएनएसएस है, ये जानना है। इसी में आप राइट्स भी जानेंगे अरेस्टेड पर्सन के, सेक्शन 35 से लेकर स्पेसिफिकली सेक्शन 38 बीएनएसएस में किस तरह से गिरफ्तारी किन किन मामलों में होती है वो देखना है। और जब आप हाउ टू रीड बीएनएसएस पढ़ेंगे तो गिरफ्तार व्यक्तियों के जो जो अधिकार है उस पर भी डिटेलिंग की गई है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हो गया 47। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी हो गया, गिरफ्तारी करने का ढंग भी आपको बता दिया 43 में है बीएनएसएस के। अननेसेसरीली रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा, जो सीआरपीसी का 49 था अब इसका 44 के आसपास है, नहीं 45 है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन आपको पता ही है। बलात्कार के मामले में चिकित्सा व्यवसायी की से जांच करवाई जाएगी। पूरा सीआरपीसी है, मतलब पूरा बीएनएसएस है ये। अगर आपको बीएनएसएस पे कमांड है तो पुलिस रेगुलेशन में कुछ नहीं है। प्राइवेट पर्सन की कैसे गिरफ्तारी होगी देखिए, आप देखते चलिए, सब दिया हुआ है, सारी चीज़ दी हुई है। अभी ब्रिटिश इंडिया में कहीं भी पीछा कर सकता है वो, इस वक्त भी हम लोग जानते हैं। जब आप गिरफ्तारी वाला चैप्टर पढ़ते हैं वारंट वाला, तो उसमें है ना कि पूरे भारत में कहीं भी, सीआरपीसी में पहले वो 77 हुआ करता था, अब आप बीएनएसएस में चेक थोड़ा सा आप भी करिए, तो वारंट एक बार इशू हो गया तो गिरफ्तारी के लिए पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये ब्रिटिश काल में बना हुआ है तो ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है। प्राइवेट पर्सन को गिरफ्तारी की बात इसमें दी गई है। जब गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे, ये सारे राइट उसके हैं, ये सब आप बीएनएसएस से जानते हैं। तलाशी, अब ये तलाशी आपकी हो गई है सेक्शन 49 एंड 50, मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था। जामा तलाशी, बॉडी सर्चिंग, और जो भी शरीर से मिल रहा है उसको जब्त कर लिया जाएगा, ये बीएनएसएस के पैरा 154 में है। अपमानित नहीं किया जाएगा उसको, वो तो पुलिस वाले
अच्छे से सेवा करते हैं उसकी। अपराधियों की सेवा अच्छे से होनी भी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के साथ जो व्यवहार पुलिस करती है वो बहुत अनुचित है। CRPC 169 नाउ कितना हो गया है? 193 से घटाइए 192, 192, 191, 191, 190, 189, 189 ये हो गया है। वन एटी नाइन का मतलब है कि वेयर देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस फॉर दी मेकिंग अ चार्जशीट, तो इस बात को भी बताएगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला तो जमानत भी दे दी जाएगी। जमानत ये मामला है तो जमानत तो दे ही जाएगी। ठीक है, जमानत के जो आधार हैं उन आधारों को भी बताया जाएगा। अब जैसे जमानत 478 से 485 है, 478 से 485 तक जमानत के आधार है, तो बेलेबल में बेल दे दिया जाएगा। 478, 479 जो नॉन अवेलेबल, तो जो जैसी कंडीशन होगी वैसे वो जमानत प्रोवाइड कर देगा। रास्ते में कैसे ले जाना है ये सब चीज़ होगा। थाने में हवालात में कंबल लोटा सफाई बर्तन ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में। पुरुष स्त्री को एक साथ हवालात में नहीं रखा जाएगा। फर्श पर 36 वर्ग फीट और हर व्यक्ति के लिए कुल 540 घन स्थानों का, ये आप थोड़ा सा जान लें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कभी अंदर चला गया और लॉकअप में ठीक से उसको सोने को नहीं मिल रहा है, तो आप इसका ज्ञान दीजिएगा मत, तो पुलिस आपको भी धोएगी। लेकिन ये है पुलिस रेगुलेशन में कि कितना जगह चाहिए। जेल में संख्या वो सब छोड़ दीजिए। स्वस्थ बंदियों को दैनिक भोजन, रोगी बंदियों को भोजन के साथ साथ दवा इलाज सब किया जाएगा। अब इसमें और कुछ काम का अभी तो नहीं दिख रहा है, मैं और बता देता हूँ इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति और उसकी जमानत 156 हमने बता दिया है। 160, पैरा 162, 161 एंड 162। देखिए, पागल जो व्यक्ति है या संदेही पागल है उसको अन्य लोगों के साथ नहीं रखा जाएगा। और अगर कोई अवयस्क लड़की है, विशेष रूप से भटकी हुई लड़की, मतलब जो खो गई है, उसको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। इन लोगों के लिए बना होता है संवासनी गृह बना होता है या सुधार गृह बना होता है, वहां रखते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियों को चिकित्सालय प्राधिकारियों को भोजन किए हुए रोगियों के रूप में समझा, ठीक है, हाँ ठीक है। जिला बोर्ड की सहमति के सिवाय ऐसी लड़कियों को 15 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी लड़की औषधालय, लड़की औषधालय का मतलब वही संवासनी गृह टाइप चीजें है जहाँ पे ऐसे लड़कियों को रखा जाता है जो भाग गई हैं या भटक गई हैं, ऐसी वैसी। गिरफ्तार व्यक्ति को जब अभिरक्षा में रखा होगा तो स्वास्थ्य की अवस्था भी देखी जाएगी, यानी उसका मेडिकल मुआयना करके ही अंदर रखेंगे। किशोर अपराधियों के लिए अलग से नियम है, वो सब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के आधार पर उनको रखा जाता है। ये बरेली जेल वेल आपको नहीं याद करना है। अब आप आ जाएंगे चैप्टर 14 पर। इसमें 165 में एक बात इंपॉर्टेंट है कि संपत्तियों की सूची जनरल डायरी में बनाई जाती है, और हर संपत्ति, और ये चल संपत्ति की बात हो रही है क्योंकि अचल संपत्ति पुलिस का विषय नहीं है, वो सिविल न्यायालय का विषय है। ऐसी संपत्ति के संबंध में हर प्रविष्टि एक संक्षेप में थाने में तैयार की जाएगी और मैजिस्ट्रेट को उससे संबंधित जो मुकदमा देखेगा उस मैजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। पुलिस एक्ट की धारा 25 के अधीन जो कब्जे में जो संपत्तियां ली गई हैं, दंगा बलवा आदमी या कुछ कुर्क की गई हैं, वे भूधारी या अन्य सम्मानी व्यक्ति के प्रभार में जो अभिरक्षा लेने और न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो, उसके पास छोड़ दी जाएगी। कोई जानवर है
तो जानवर को कांजी हाउस में रखा जाएगा और इस शर्त पर कि काट मत देना इसको, जब बुलाए मांगा जाएगा तो देना होगा। कोई भी संपत्ति जो 100 रुपए से अधिक नगदी राशि के सिवाय, यानी 100 रुपए से कम की संपत्ति और समान मूल्य की कोई संपत्ति, लोक अभियोजक द्वारा खजाने में ताले चाबी के दिन पृथक संदूक में रखी जाएगी। लोक अभियोजक रखेगा भैया, 100 रुपए से कम का जो भी संपत्ति होगा लोक अभियोजक अपने संदूक में रखेगा, मतलब वो कूड़ा जुटाने के लिए है वो। खैर उस समय जमाने में 100 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी जिस समय ये बनाया गया। माल खाना एक होगा, और माल खाने का मुहर्रिर जो होगा, मुहर्रिर ये थाने का मुहर्रिर नहीं, लेखक नहीं, ये माल खाने का मुहर्रिर मतलब माल खाना जिसके संरक्षण में होता है, उससे जब वो संपत्ति मांगा जाएगा वो पुलिस को प्रस्तुत कर देगा। लोक अभियोजक का ये उत्तरदायी होगा कि संपत्ति के निपटान के संबंध में न्यायालय के आदेशों के अनुसार वो काम करे। इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, ये आप जान लें बस थोड़ा सा। वन 165 में मैंने बताया कि कैसे संपत्ति ग्रहित की जाएगी, लोक अभियोजक का उत्तरदायित्व हो गया। 172 केवल मार्जिनल याद कर लें। कोई संपत्ति जो किसी मृतक की है और वो लावारिस व्यक्ति की है, यानी निर्वसतीय व्यक्ति की है, तो व्यक्तिगत संपत्ति अगर किसी की ऐसी है तो उस पर दावा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखा जाएगा, और दावा नहीं आ रहा है तो उसको जिला मजिस्ट्रेट के मार्फत जिला न्यायाधीश के आदेश के लिए रख दिया जाएगा, और लावारिस संपत्ति को जब तक दावा का समय 6 महीना देखा जाएगा उसके बाद डिस्पोज कर दिया जाएगा, और उसके आगम को सुरक्षित रख दिया जाएगा कि भविष्य में अगर कोई और आता है दावा करता है और उचित दावा होता है तो उसके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर 174 से, विशेष अपराध। विशेष अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। स्पेशल क्राइम्स, विशेष अपराध। देखिए इसमें पैरा 174 से हम लोगों को पढ़ना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मेंस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरा रीजन ये है कि जैसे आपको बताया कि अपराध का एक रजिस्टर होता है, 6 भागों में विभक्त होता है, विशिष्ट अपराध होते हैं, कुछ स्पेशल अपराध भी होते हैं जिसमें जिसकी हिस्ट्री सीट भी बनती है, जिसको हम लोग हिस्ट्री सीटर कहते हैं ना, कभी सुना होगा, उससे रिलेटेड बात होती है। तो आइए 174 जनरल बात क्या कह रहा है। डकैती या गिरोह द्वारा लूट की घटना होने के बाद शीघ्र थाने का भार साधक अधिकारी अति शीघ्र रीति से पड़ोसी थानों को सूचना देगा और नहर, घाट, रेलवे, पुल स्टेशन आदियों पर सिपाहियों की आवाजाही बढ़ा देगा देखभाल के लिए। संदेहित व्यक्ति को, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उसको रोकेगा, थाने ले जाएगा, जांच करेगा, आवश्यकता हुई तो गिरफ्तार भी करेगा। साथ ही साथ उस जिले के पुलिस अधीक्षक को पड़ोसी जिले को ये सूचना भी देनी होगी कि हमारे जिले में कहीं डकैती हुई है, ताकि किसी भी तरह से घेराबंदी करके पकड़ लिया जाए। ठीक, अब देखिए मैंने कहा हिस्ट्री सीट की बात। यदि उपलब्ध है तो अपराधियों का विचारणात्मक नामावली, अपराधियों का पूरा एक रजिस्टर होता है, और आप जब थाने जाते होंगे तो कई अपराधियों का रजिस्टर टंगा भी होता है, गंभीर अपराधियों का। उसको अन्वेषण अधिकारी द्वारा पड़ोसी थानों में भेज दिया जाएगा और अधीक्षक के द्वारा अन्य थानों और जिले के मुख्यालय पे भी भेज दिया जाएगा। जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी इस बात को फैलाना आवश्यक है। ये सब हो गया। व्यावसायिक विजदान, व्यावसायिक विजदान के मामले का मतलब वो जो जहर खुरान होते हैं, जो गाड़ियों में बैठकर जहर वहर खिलाकर सामान लूट लेते हैं, उसके मामले में भी जांच की जाएगी और अधीक्षक और थाने के भारसाधक अधिकारी उन स्थानों के बारे में सूचना देंगे और निगरानी कराएंगे, और जो भी विवेकपूर्ण कार्य होगा उसमें करेंगे। गिरफ्तारी और साक्ष्य से संबंधित अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसको भी करेंगे,
प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से ऐसे मामले बंद हो जाएं और ऐसे अभियुक्त पकड़े जाएं। 174 इंपॉर्टेंट है, जब 14 वर्ष से आयु के बालक या 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के गायब होने की रिपोर्ट प्राप्त हो और परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई किडनैपिंग का अपराध हुआ होगा, तब कार्यवाही के भारसाधक अधिकारी को पड़ोसी थाने और पुलिस अधीक्षक को सूचना कर देना होगा और अवयस्क के बारे में पूरा विवरण भी देना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे बच्चों को प्राप्त किया जा सके। ग्राम पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कोई भी अवयस्क जो गायब हो गया है या अपरिचित अवयस्क है, आया हुआ है गांव में, तो उसके बारे में पता करो, वो कौन है, कहाँ से, कहीं गायब बच्चा तो नहीं है वो। पशुओं को विष देने के मामले अगर कोई है और जिसके कारण पशुओं की मृत्यु आदि हो गई है, तो जब विशेषकर चमड़े का मूल्य ऊंचा हो, तब ऐसे मामलों में और ध्यान देना चाहिए कि कहीं चमड़ा प्राप्त करने के लिए तो पशुओं का वध नहीं किया जा रहा। और जो खालों को खरीदने वाले ठेकेदार हैं उनका पता लगाया जाएगा, उनसे भी जानकारी ली जाएगी और वहां पर जाकर जांच भी की जाती है कि इतने पशु कहाँ से आए या इतना चमड़ा कहाँ से आया। अब उससे क्या क्या मतलब है, पशु से क्या क्या चीज़ें हुई वो छोड़ दीजिए। ये देखिए, पशुओं को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से जो विष दिया जाता है वो संखिया होता है, जिसको इंग्लिश में आर्सेनिक कहते हैं। कभी कभी एकोनाइट भी दिया जाता है। तो अब वो कैसे दिया जाता है, आटे में मिला के दिया जाता है, हम लोग के काम की चीज़ नहीं है, ये सब हम लोग के काम का नहीं है। सामान्य रूप से धतूरा, अफीम, गुंची, प्याज के अंगों की लेई बनाकर स्प्रिट्यूट कर लोहे के कांटे डालकर धूप में सुखाए, ये सब आपके काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। गोवंशीय पशुओं की जब चोरी होती है, और वो खास तौर से ये इन इलाकों में, तो ऐसे चोरी की रिपोर्ट तत्काल लिखी जाएगी और जांच की जाएगी कि कहीं गोवंश हत्या के लिए तो नहीं लेके गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुओं की चोरी के प्रत्येक मामले में अन्वेषण किया जाएगा, चाहे चोरी पशु का मूल्य कितना भी कम क्यों ना हो या कुछ भी हो, चाहे उस पशु का स्वामी अन्वेषण के लिए कहा हो या ना कहा हो। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए बच्चों, फालतू चीजें देखेंगे बहुत डिस्टर्ब होंगे। हाँ, 184 कांस्टेबल का ये काम होगा कि अगर कोई पशु मेला लगा है तो वहां पर जाके पशुओं की सूक्ष्म परीक्षण करे, देखे कि बिक्री हो रहा है, चोरी के पशु हैं, कहीं संदेह तो नहीं है, क्रेता विक्रेता के चरित्र और वो कोई ऐसा काम करते रहे हैं इसकी भी जानकारी ली जाएगी, और साथ ही साथ अपने साथ थाने में पिछले 6 मास में जो पशु चोरी हुए हैं उसकी सूची भी लेके जाएगा। थानेदार का भी यही कर्तव्य होगा कि अपनी अधिकारिता के भीतर निजी पशु बाजार के स्वामियों का रजिस्ट्रीकरण देखे और देखे कि क्या वो रजिस्ट्रीकृत विक्रेता हैं या नहीं है। अब अध्याय 16, खानाबदोश। खानाबदोश कौन है? जो घूम घूम कर रहते हैं और अपराध करते हैं, रिफ्यूजी नहीं कह सकते इनको। अध्याय 16 वेजरेंट, वेजरेंट कहते हैं खानाबदोश। तो खैर ये इंपॉर्टेंट है। निवासी और घूमने वाली जनजाति के रजिस्ट्रीकरण और निगरानी के नियम के लिए क्रिमिनल टाइल्स मैनुअल देखिए। तो इसका मतलब यह है कि एक क्रिमिनल ट्राइब्स मैनुअल होता है, क्रिमिनल ट्राइब्स मैनुअल, जो जनजातीय अपराधी हैं उनके लिए बनाया जाता है। और ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार एक चर्चा आजकल आ रही है ना कि घुसपैठिए आ गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, तो ये पैरा पूछा जा सकता है। 186 संदिग्ध विदेशी, विदेशी एशियाई आवारा गिरोह के सदस्य आदि के बारे में पूरा डिटेल रखा जाएगा। और यूरोपीय खानाबदोशों के लिए भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स की पुस्तिका देखी जाएगी, रखी जाएगी। फॉरेनर एक्ट की धारा 3 के अधीन, ये नहीं, ये काम का नहीं है, जाने दीजिए, ब्रिटिश इंडिया का है, हटा दीजिए। अध्याय 17 में क्या इंपॉर्टेंट है, गश्त और नाकाबंदी होगी। सड़कों पर गश्त लगाया जाएगा, साधारण पुलिस सिविल का ये काम है, और विशेष परिस्थितियों में सशक्त और सवार पुलिस का भी प्रयोग किया जाएगा।
सवार पुलिस 79 में था। सड़कों पर नियमित गश्त करने के लिए कांस्टेबल फालतू किए जा सकते हैं। फालतू किए जा सकते हैं मतलब फ्री किए जा सकते हैं, यानी कांस्टेबल को गश्त करना होगा। हर थाने, ये इंपॉर्टेंट बात है, हर थाने का बाहर साधक अधिकारी प्रतिदिन एक सांकेतिक शब्द चुनेगा और उस दिन की जनरल डायरी में लिखेगा। सांकेतिक शब्द का मतलब कि किस एरिया में घूमना है, क्यों घूमना है, सब बताता है। तो कुछ भी अब बस ऐसा नाम दे देगा कि आज इस बारे में जानकारी लेनी है। बंदियों और खजानों की रक्षा के सिवाय गश्ती दल सार्वजनिक कर्तव्य का लाभ उठाया जा सकेगा। ठीक है, इसमें और कुछ बात नहीं है। इसमें हाँ, इसमें एक बात ये जानिए कि दो थानों के बीच सड़क पर गश्त करना भी उसका कार्य है, और जब ऐसा वो गश्त करेगा तो उसको अगर ज़रूरत होगा तो भाला या बंदूक भी दिया जा सकेगा। गश्ती बल, जो कांस्टेबल का गश्ती बल है, सड़क किनारे वृक्षों को क्षति पहुंचाने, सड़क पर अतिक्रमण करने को भी रोकेगा और इसकी रिपोर्ट भी करेगा। गश्ती दल जो है सड़क किनारे जो तार या खंभे हैं उनकी हानि के बारे में भी रिपोर्ट तुरंत भेजेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस को टेलीग्राम के तांबे के तारों की चोरी पर्याप्त रूप से अब टेलीग्राम तो आता नहीं है, लेकिन आप सिंपल समझो कि जो भी चोरी वोरी होगी तार और की, इसकी सूचना दी जाएगी। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? 94 कस्बों में गश्त लगाने का कार्य फेरों की पद्धति। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सिपाही को 6 में से 2 रातों का विश्राम मिल जाए, ऐसे फेरा लगाएंगे उसका। और फेरे में कम से कम एक व्यक्ति दिन में और 2 रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक गश्ती करते रहें। क्या करेंगे कि प्रत्येक सिपाही को ऐसे गश्ती पे लगाएंगे कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन वो सो ले। बताइए, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है। विशेष गारद, विशेष पुलिस, इसमें आपको बस इतना ही जानना है। गारद यानी मार्ग सुरक्षा के लिए गारदों को लगाया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक रात्रि की रिजर्व लाइन से एक गश्ती दल मुख्यालय के सभी गारदों पर भेज दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने वाली बात नहीं है। फरार अपराधी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 18, फरार अपराधी, एब्सकॉन्डेड पर्सन। बाहर साधक अधिकारी या सीआरपीसी के अधीन जो भी अन्वेषण व्यक्ति कर रहा है और गिरफ्तारी करने के लिए सशक्त है, वो किसी भी फरार अपराधी को किसी भी समय बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस बात को 215 में बताया गया है, ठीक है। बयासी तिरासी की कार्रवाई जो अब 83-84 हो गई है, 84। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब हम लोग 82-83 में पढ़ते हैं, 82 के 4 में और 83 में भी जब कुर्की उसके साथ करते हैं, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है ये इसमें बताया गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। अब 82 सीआरपीसी का शायद 84 बीएनएसएस हो गया है। फरार अपराधियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क और ख वर्ग में। क वर्ग में वो सभी फरार हैं जिनका नाम, जाति, निवास, इतिहास सब कुछ सत्यापित हो चुका है। और ख वर्ग में वे हैं जिनका अभी कुछ भी जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। जो देश के बाहर जो फरार हो गए हैं वो वर्ग क के अंतर्गत फरार अपराधी होंगे। देश अंतर्गामी का मेरा मतलब है अंदर ही होगा, बाहर से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 218
में एक रजिस्टर होगा, फरार अपराधियों का रजिस्टर होगा, प्रारूप क्रमांक 214, जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधियों का पूरा डिटेल होगा, पूरा विवरण होगा। तो ये फरार अपराधियों का रजिस्टर है। फरार अपराधियों का नाम भी काट दिया जाएगा, जो हाजिर हो गए उनका नाम काट दिया जाएगा 219 में, ये 220 में नाम काट दिया जाएगा। जिनकी गिरफ्तारी हो गई है या जो मर गए हैं या जिस मामले में सभी महत्वपूर्ण साक्षी नहीं रह गए हैं या उस दिनांक से जब फरार व्यक्ति अंतिम बार जीवित सुना गया था 30 वर्ष बीत चुका है। और ख वर्ग का, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, 5 वर्ष बीत चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि नाम कब निकाला जाएगा, जब या तो वो गिरफ्तार हो गया तो अब फरार नहीं रह गया, मर गया, या उस मामले में साक्षी ही नहीं है, या जब से वो फरार हुआ है वर्ग क के जो अपराधी हैं जिनके बारे में पूरा डिटेल है, 30 वर्ष हो गए और कुछ उसके बारे में पता नहीं चला, या वर्ग ख जिनके बारे में पूरा डिटेल नहीं है, 5 वर्ष बीत गया, तो उनका नाम रजिस्टर से बाहर कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो नाम को हटाने का आदेश कर सकता है। अब आ जाइए अध्याय 20। फरार अपराधी की संपत्ति की कुर्की, ये सब आप लोग जानते हैं। अब 85 हो गया है, वो सब अंदर की बातें हैं जो बीएनएसएस पढ़ने से समझ में आ जाएगी। बैड कैरेक्टर वालों का भी रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी निगरानी हमेशा होती रहेगी। ग्राम अपराध नोटबुक में हर थाने में रखने वाला एक गोपनीय अभिलेख है, ग्राम अपराध नोटबुक, और उस मंडल के हर अपराध और अपराधी के बारे में उसमें सूचना होती है, किस मोहल्ले का है, कहाँ रहता है, क्या करता है। भाग 1, 2 और 3 प्रविष्टियां भार साधक अधिकारी के अन्वेषण के लिए उसके पास होती हैं, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। भाग 2 में गांव के क्षेत्र में सीमा में अंदर रहने वाले अपराधों का विवरण होता है। 228 वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में प्री में पूछा गया है। हिस्ट्री सीट, भाग 5 में जो अपराध रजिस्टर के जो 6 खंड होते हैं उसमें भाग 5 में हिस्ट्री सीट होती है। इसमें अपराधियों का पूरा व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है। हिस्ट्री सीट केवल उन्हीं व्यक्ति की खोली जाती है जो अभ्यासिक हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं या ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरक होते हैं। इसमें 2 वर्ग होता है। पहले वर्ग में डकैत, सेंधमार, पशु चोर, रेलवे डब्बों में चोरी करने वाले या उसके अबेटर होते हैं, और दूसरे में पेशेवर अपराधी जो डकैती आदि करते हैं, वे पेशेवर होते हैं। विषदाता, पशु विषदाता, रेलवे चोरी, जेब कतरी, कूटरचना, काउंटर फीटिंग करना, कोकीन या अफीम के बेचने वाले लोग हैं, या कुख्यात, विख्यात लिखा है, कुख्यात लिखना चाहिए, गुंडा और बदमाश हैं, ऐसे लोग, या शराब का काम करते हैं, ऐसे लोग 2 वर्गों में होते हैं। तो दोनों हिस्ट्री सीट समान रूप से रखी जाएगी, और बी वाला जो हिस्ट्री सीट बनता है वो लाल डंडा चिन्हित होता है, यानी वो ज्यादा गंभीर है, ठीक है। और कभी भी बी वाले को ए में नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कि वो अच्छा हो गया, वो हमेशा वही रहेगा, जीवन भर उसकी हिस्ट्री सीट वही रहेगी। वो दोषित होने के बाद सजा काट के जेल के बाहर पूरी तरह से आ भी जाएगा ना, तो भी वो उसका बना रहेगा, हिस्ट्री सीट हमेशा जिंदा रहती है। दो सौ इकसठ बहुत इंपॉर्टेंट है। 261, सॉरी, बीच में का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मंडल के बाहर यदि कभी ऐसे लोग जाते हैं या किसी अज्ञात स्थान में या रात्रि में वो रिपोर्ट बाहर जाते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी रखी जाती है। अपराध पुस्तिका में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के नाम के सामने लिखा जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और ये कहा जाएगा कि ऐसा दुष्चरित्र व्यक्ति
पुलिस अधिकारी कहेगा कि सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाएगा कि क्या दुष्चरित व्यक्ति आ गया है, तो तुरंत इसकी जांच की जाएगी और उस दुष्चरित व्यक्ति को मंडल में बना रहे इसलिए उसकी निगरानी की जाएगी। इसमें एक चीज़ और होता है कि ये बोला जाता है ऐसे लोगों को कि आप थाने पे आकर अपनी रिपोर्ट करते रहिएगा। एक जांच पर्ची बनाई जाती है दुष्चरित व्यक्तियों के लिए। क्या बनाई जाती है? जांच पर्ची बनाई जाती है 273 में। अब बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आप लोगों ने कर लिया है और मैं बस आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अध्याय 10 से लेकर अगर आपने अध्याय 20 तक तैयार कर लिया और जो बताया गया बस वो तैयार किया, तो प्री में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ऊपर ऊपर हैं, वो पिछले एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उसको एक बार आप देखिएगा। मैं क्वेश्चन आंसर का भी लेके आऊँगा अभी। तकरीबन 200 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से जोड़कर, तो आपका सब कवर हो जाएगा। और ये मेंस का टॉपिक भी है, इसको बहुत गंभीरता से पढ़िएगा।